हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहित गोयल और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे बिल टू शिप टू प्रोविज़न की। करंट रेजिम में एक अच्छा तरीका था सब्सिक्वेंट टैक्सेस को बचाने का, क्योंकि सीएसटी में एक प्रोविज़न था कि अगर आप इंटरस्टेट सेल करते हैं तो उसमें उसके बाद इंटरस्टेट सेल के बाद वो जो सब्सिक्वेंट सेल होती थी वो एग्जम्प्ट हो सकती थी इवन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। तो इस केस में जो सब्सिक्वेंट सेल का टैक्सेस होता था वो बच जाता था। तो ये एक अच्छा तरीका माना जाता था टैक्स प्लानिंग करने का विद इन द लॉ। तो जीएसटी में भी क्या ये प्रोविज़न है या नहीं है, या इसकी जगह पे क्या प्रोविज़न्स आए हैं जिसके बेसिस पे आप टैक्स को प्लान कर पाओगे, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि करंट रेजिम में बिल टू शिफ्ट सिनेरियो कैसे होता था और कैसे उसमें टैक्स प्लानिंग की जाती थी। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जिसमें मिसेस सोनू लिमिटेड, जो कि एक ऑटोमोबाइल्स डीलर हैं और मुंबई में लोकेटेड हैं, उनको एक ऑर्डर मिलता है मोनू लिमिटेड से, जो कि गुजरात का डीलर है। और उसकी इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको मटेरियल डिलीवर करना है नाटू लिमिटेड को, जो कि एक कर्नाटका की पार्टी है। तो इस केस में ऑर्डर मोनू लिमिटेड गुजरात ने दिया है, ऑर्डर सोनू लिमिटेड महाराष्ट्र को मिला है और डिलीवरी नाटू लिमिटेड कर्नाटका को होनी है। तो इस केस में दो स्टेट इन्वॉल्व हैं, जिसमें बिलिंग एड्रेस का स्टेट अलग है और डिलीवरी एड्रेस स्टेट अलग है। तो इस केस में दो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हैं। पहली ट्रांजैक्शन सोनू लिमिटेड मोनू लिमिटेड को करेंगे और दूसरी ट्रांजैक्शन मोनू लिमिटेड नाटू लिमिटेड को करेंगे। तो आइए समझते हैं कि पहली ट्रांजैक्शन कैसे रूट होती है करंट रेजिम में। तो सोनू लिमिटेड, जो कि महाराष्ट्र के सप्लायर हैं, वो बिल करेंगे मोनू लिमिटेड को, जो कि गुजरात के हैं, और मोनू लिमिटेड की इंस्ट्रक्शन पे वो डिलीवर करेंगे मटेरियल को नाटू लिमिटेड, जो कि कर्नाटका में है। इस केस में जो बिलिंग होगी वो सी फॉर्म पे बिल किया जाएगा। इस केस में मोनू लिमिटेड सोनू लिमिटेड को सी फॉर्म इशू करेंगे और सोनू लिमिटेड मोनू लिमिटेड को ईवन फॉर्म इशू करेंगे, जिसके बेसिस पे मोनू लिमिटेड अपनी सब्सिक्वेंट सेल को एग्जम्प्ट करा पाएंगे। अब दूसरी ट्रांजैक्शन जो होगी वो ये होगी कि मोनू लिमिटेड नाटू लिमिटेड को बिल करेंगे। तो जो बिलिंग होगी वो ज़ीरो टैक्स पे होगी। इस केस में मोनू लिमिटेड जो एलआर की कॉपी आई है सोनू लिमिटेड से, उसको एंडोर्स कर देंगे नाटू लिमिटेड के फेवर में और अपना एक बिल जनरेट कर देंगे नाटू लिमिटेड के नाम में। इस केस में वो बिल पर अपना टैक्स नील लगाएंगे। बट इस केस में जो नाटू लिमिटेड है वो सी फॉर्म इशू करेगा मोनू लिमिटेड को और एक एलआर की कॉपी होगी। तो इस तरह से ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन रूट होती है करंट रेजिम में। इसमें सी फॉर्म पे मटेरियल मिलता है मोनू लिमिटेड को और मोनू लिमिटेड अपनी सब्सिक्वेंट सेल जो नाटू लिमिटेड को कर रहे हैं वो एग्जम्प्ट हो जाती है। ऑल्दो दोनों ही केस में सी फॉर्म मिलते हैं, यानी सोनू लिमिटेड को भी सी फॉर्म मिलेगा मोनू लिमिटेड से और मोनू लिमिटेड को सी फॉर्म मिलेगा नाटू लिमिटेड से। बट ये नाटू लिमिटेड के साथ जो ट्रांजेक्शन है वो टैक्स फ्री हो जाएगी, क्योंकि ये सब्सिक्वेंट सेल है और ये ट्रांजिट सेल ही इसको सेल कर दिया गया है। अब क्योंकि जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो इस केस में जहाँ मटेरियल डिलीवर हो रहा है या डेस्टिनेशन जहाँ है मटेरियल की, वहाँ का टैक्स लगेगा। यानी ये ट्रांजैक्शन अब इस तरह से रूट नहीं होगी। तो कैसे रूट होगी आइए समझते हैं। तो इसके लिए आपको जीएसटी लॉ का एक स्पेशल प्रोविज़न जानना ज़रूरी है। इस प्रोविज़न में क्या कहा गया है ये आपको समझना होगा। अब जीएसटी में जो प्रोविज़न ये दिया गया है वो ये है कि अगर कोई सप्लायर मटीरियल सप्लाई करता है किसी रिसिपिएंट को किसी थर्ड पर्सन के इंस्ट्रक्शन पे, तो इस केस में जो थर्ड पर्सन जिसकी इंस्ट्रक्शन में मटेरियल सप्लाई हो रहा है वो थर्ड पर्सन इस मटेरियल का रिसीवर माना जाएगा और जो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा वो इस थर्ड पर्सन का प्लेस ऑफ बिजनेस होगा। यानी जो हम अभी एग्जिस्टिंग केस डिस्कस कर रहे थे, इसमें मोनू लिमिटेड एक थर्ड पर्सन है जिनके इंस्ट्रक्शन पे नाटू लिमिटेड को मटेरियल सप्लाई किया जा रहा है सोनू लिमिटेड के द्वारा। तो इस केस में मोनू लिमिटेड इसके रिसीवर होंगे एज़ पर जीएसटी रिजिम, और सोनू लिमिटेड जो मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं नाटू लिमिटेड को, वो ये माना जाएगा कि इन्होंने मोनू लिमिटेड गुजरात को सप्लाई किया है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी मोनू लिमिटेड गुजरात मानी जाएगी। तो आइए समझते हैं इसमें बिलिंग कैसे होगी। तो बिलिंग करने में सोनू लिमिटेड मोनू लिमिटेड का नाम से बिल काटेंगे और इसका डिलीवरी एड्रेस दिखाएंगे नाटू लिमिटेड कर्नाटका, और इस केस में सोनू लिमिटेड मोनू लिमिटेड को आईजीएसटी चार्ज करेंगे और फिर मोनू लिमिटेड आगे ट्रांजैक्शन करेंगे नाटू लिमिटेड के लिए और अपने बिल पर वो भी आईजीएसटी चार्ज करेंगे। तो इस केस में मोनू लिमिटेड परचेज मटेरियल पे जो आईजीएसटी चार्ज हुआ है उसका क्रेडिट ले लेंगे और जो आगे वो आईजीएसटी लगा के उसको सप्लाई करेंगे। तो अर्लियर लॉ में एक प्रोविज़न हुआ करता था कि मटेरियल जब तक रिसीव नहीं हो जाता फैक्ट्री में या प्लेस ऑफ बिजनेस पे, तब तक उसका क्रेडिट नहीं लिया जा सकता। बट जीएसटी में ऐसा नहीं है। अगर आप
किसी थर्ड पर्सन की इंस्ट्रक्शन पे उस मटेरियल को किसी और को डिलीवर कर देते हैं तो इसे भी थर्ड पर्सन का रिसिप्ट माना जाता है। तो इस केस में मोनू लिमिटेड के इंस्ट्रक्शन पे नाटो लिमिटेड को मटेरियल डिलीवर हो रहा है, तो इस केस में ये मोनू लिमिटेड को रिसीव माना जाएगा। तो मोनू लिमिटेड IGST का क्रेडिट ले पाएंगे और आगे IGST लगाकर बिल कर पाएंगे। तो दोस्तों इस GST रेजिम में इस ट्रांजैक्शन को सिंपल कर दिया गया है। इसमें जो टैक्सेस का लॉस होता था उसको भी ख़त्म किया गया है। ये एक सिंपल ट्रांजैक्शन हो गई है जिस केस में आप तरीके से बिल ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आप वो कोई फॉर्म्स की भी रिक्वायरमेंट इसके अंदर नहीं होगी। तो दोस्तों ये थे प्रोविज़न बिल टू शिप टू प्रोविज़न के। और एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था जो हमने आपसे डिस्कस किया, ये एक डिफरेंट प्रोविज़न है जहाँ पे मटेरियल एक्चुअली सप्लाई तो कर्नाटक हुआ है बट स्टिल उसको मुंबई सप्लाई यानी महाराष्ट्र में सप्लाई माना जा रहा है, क्योंकि इसमें एक स्पेशल प्रोविज़न GST में दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर थर्ड पर्सन की इंस्ट्रक्शन पे मटेरियल कहीं ट्रांसफ़र किया जाता है तो जो थर्ड पर्सन का प्लेस ऑफ बिजनेस है उसे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। हमने इस ट्रांजैक्शन को आपको क्लियर किया है। होप ये ट्रांजैक्शन आपको समझ आ गई है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। लेट्स सपोज कि सप्लायर महाराष्ट्र से रिलेटेड है और बिलिंग भी महाराष्ट्र को हो रही है जो थर्ड पार्टी को हो रही है, और शिपिंग टू भी जो है वो महाराष्ट्र में ही है। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र माना जाएगा और बिल पर CGST और SGST चार्ज होगा। आइए दूसरा केस डिस्कस करते हैं जिसमें सप्लायर महाराष्ट्र का है, बिलिंग कर्नाटका को हो रही है और डिलीवरी महाराष्ट्र में हो रही है। तो इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो थर्ड पर्सन का प्लेस माना जाएगा, यानी कर्नाटका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा और इस केस में IGST चार्ज होगा। थर्ड केस यहाँ पे सप्लायर महाराष्ट्र से है, बिलिंग महाराष्ट्र को हो रही है और शिपिंग कर्नाटका को हो रही है। तो इस केस में इसे महाराष्ट्र में सप्लाई माना जाएगा क्योंकि थर्ड पार्टी का जो सप्लाई प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको सप्लाई माना जाएगा। तो यहाँ पे महाराष्ट्र प्लेस ऑफ सप्लाई है और यहाँ CGST और SGST चार्ज होगा। फोर्थ केस में समझते हैं कि सप्लायर महाराष्ट्र का है, बिलिंग कर्नाटका को हो रही है और शिपिंग भी कर्नाटका को हो रही है। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कर्नाटका होगा जो कि थर्ड पार्टी का प्लेस ऑफ बिजनेस है और इस केस में IGST चार्ज होगा। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं जिसमें अगर आपने प्लेस ऑफ सप्लाई गलत जज किया है, यानी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन को इंट्रा स्टेट या इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन को इंटर स्टेट जज किया है और उसके टैक्स जमा करा दिया है, तो इस केस में आपको कुछ हार्डशिप हो सकती है, आपको गलत लेवी का चार्ज लग सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, इस केस में आपको करेक्ट क्लासीफाई करना होगा और करेक्ट कोड में यानी IGST या CGST SGST जमा कराना होगा और इसके ऊपर आपके इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो दोस्तों जो आपने गलत टैक्स जमा करा दिया है उस टैक्स का आप रिफ़ंड क्लेम कर पाएंगे। तो इस केस में आपको ये हार्डशिप होगी कि आपको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है जो कि आपकी इस गलती की वजह से होगा कि आपने गलत प्लेस ऑफ सप्लाई जज किया है। तो सप्लाई का प्लेस चेक करने के लिए आपको जो प्रोविजंस दी गए हैं उनको पूरी तरह से चेक करके ही आप सप्लाई का प्लेस डिसाइड करें। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी रहती है आप हमें राइट कर सकते हैं ईमेल और या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।